पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कुल व्यय विधि से किसी भी वस्तु की मांग की कीमत लोच की गणना कैसे होती है। तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग मात्रा में भी परिवर्तन होता है, और ये दोनों का परिवर्तन जो है वो विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होने से उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग मात्रा कम होती है। अब यहाँ पर हमने मांग की कीमत लोच की जो परिभाषा देखे थे, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि किसी भी वस्तु की कीमत में एक निश्चित अनुपात से परिवर्तन करने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, यही मांग की लोच कहलाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु पर हमें कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि एक कलम की कीमत 5 रुपये है और आप 3 कलम खरीद रहे हैं, तो उस कलम पर आप 15 रुपये खर्च कर रहे हैं। अगर कलम की कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाए और आप कलम अब 2 रुपये 2 कलम आप खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस कलम पर आप 8 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब कलम की कीमत में परिवर्तन होता है तो कलम पर होने वाला जो खर्च है वह भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि को दिया था मार्शल ने बताया था कि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर होने वाला खर्च में क्या परिवर्तन होता है। उस वस्तु पर होने वाले खर्च में परिवर्तन की दिशा को ध्यान में रखकर हम बता पाते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग की कीमत रोज 1 से कम है, 1 से अधिक है या फिर 1 से बराबर है। 3 चीजें यहाँ पर है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में कमी हो रही है और उसके फलस्वरूप उस वस्तु पर होने वाला जो खर्च है वो भी परिवर्तित हो जा रहा है। अगर ये दोनों परिवर्तन एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वस्तु की कीमत में कमी करेंगे तो उस वस्तु पर होने वाला खर्च भी कम हो जाए। अगर हम वस्तु की कीमत में वृद्धि कर रहे हैं तो उस वस्तु पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाए, तभी हम कहेंगे कि दोनों में परिवर्तन एक डायरेक्शन में हो रहा है। अगर दोनों में परिवर्तन एक डायरेक्शन में होता है तो मांग की कीमत लोच 1 से कम होगी। और अगर ये दोनों परिवर्तन, मतलब कीमत में परिवर्तन और कुल व्यय में परिवर्तन, अगर विपरीत दिशा में हो रहा है, कहने का मतलब है कि वस्तु की कीमत में कमी कर रहे हैं और वस्तु पर होने वाला खर्च बढ़ जा रहा है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु पर होने वाला खर्च कम हो जा रहा है, तब हम कहेंगे कि वस्तु की कीमत लोच जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से अधिक है। और अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उस वस्तु पर होने वाला जो खर्च है वो बिल्कुल ही परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उस वस्तु की जो कीमत लोच है वो 1 के बराबर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर होने वाले खर्च में परिवर्तन की दिशा इस वस्तु की कीमत लोच का सूचक होती है। अब जैसे यहाँ पर हम देखें कि मान लेते हैं कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं और कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यय में भी परिवर्तन हो जा रहा है। तो अगर कीमत में कमी हो और व्यय में भी कमी हो जाए, कीमत में वृद्धि होने से व्यय में भी वृद्धि हो जाए, तब हम कहेंगे कि कीमत लोच जो है वो 1 से कम है। और दूसरी स्थिति है कीमत में कमी होने से व्यय में वृद्धि हो और कीमत में वृद्धि होने से व्यय में कमी हो, तब हम कहेंगे कि मांग की कीमत लोच जो है 1 से बड़ा है, 1 से अधिक है। और तीसरा सिचुएशन है कि कीमत में परिवर्तन होने से व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तब हम कहेंगे कि मांग की कीमत लोच जो है वो 1 के बराबर है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर हम ये याद रखने की चीज़ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि
अगर कीमत में कमी होने से व्यय में भी कमी हो, कीमत में वृद्धि होने से व्यय में भी वृद्धि हो, तो कीमत रोज 1 से कम क्यों होगी? और कुल कीमत में कमी होने से व्यय में वृद्धि हो, कीमत में वृद्धि होने से व्यय में कमी हो, तो मांग की कीमत रोज 1 से अधिक क्यों होगी? इसको हम लोग देखने के लिए देखते हैं और गणितीय विधि से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत P है और इस कीमत पर उस वस्तु की मात्रा जो है, जो उपभोक्ता खरीद रहा है, वो Q है। कीमत में कमी हो रही है डेल्टा P से और मात्रा में वृद्धि होगी डेल्टा Q से। तो प्रारंभिक व्यय क्या होगा? P इंटू Q। कीमत में परिवर्तन के बाद व्यय क्या होगा, जिसको हम लोग अंतिम व्यय कहेंगे। अंतिम व्यय क्या होगा? कीमत पहले P थी, कीमत में कमी हुई डेल्टा P, मतलब अब कीमत हो गई P माइनस डेल्टा P, गुणे पहले मात्रा थी Q, अब बढ़कर हो गई डेल्टा Q, तो Q प्लस डेल्टा Q मात्रा हो गई। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो होगा PQ माइनस P से करेंगे तो प्लस P इंटू डेल्टा Q माइनस Q इंटू डेल्टा P और माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा Q। यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि डेल्टा P और डेल्टा Q बहुत ही अल्प है। अल्प मतलब बहुत छोटा है, और जब छोटा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। तो अंतिम व्यय हो जाएगा हमारा PQ प्लस P इंटू डेल्टा Q माइनस Q इंटू डेल्टा P। तो व्यय में परिवर्तन क्या होगा? व्यय में परिवर्तन, तो व्यय में परिवर्तन मतलब डेल्टा E। तो डेल्टा E होगा PQ माइनस प्लस P इंटू डेल्टा Q माइनस Q इंटू डेल्टा P माइनस PQ। PQ कैंसिल, तो हो गया P इंटू डेल्टा Q माइनस Q इंटू डेल्टा P। अब यहाँ पर हमने क्या लिया था? कीमत में कमी होने से। मान लेते हैं कीमत में कमी होने से व्यय में भी कमी हो रही है। कीमत में कमी होने से व्यय में कमी होने का मतलब हुआ डेल्टा E निगेटिव होगा। तो डेल्टा E निगेटिव होने का मतलब है कि P डेल्टा Q माइनस Q डेल्टा P, ये निगेटिव होगा। ये निगेटिव होने का मतलब है P डेल्टा Q कम होगा Q डेल्टा P से। इसको इधर अगर हम लोग कर देंगे तो P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, ये होगा लेस देन 1। और ये सूत्र आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका मतलब है ED जो है वो लेस देन 1 है। तो इस तरीके से आप अन्य की भी तुलना कर सकते हैं, अन्य का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्यामितीय विधि से किसी भी वस्तु की मांग की कीमत रोज की गणना हम कैसे करते हैं। धन्यवाद।